जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज हम लोगों की चल रही है और उस सीरीज में आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और कहानी के रूप में खाली सुनिएगा और इतना ज़रूर सुन लीजिएगा कि वहाँ पर 200 शब्दों में आप लिख सकें। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपका मेंस का सब्जेक्ट है और प्री में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करते रहिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती रहें कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक। अमेरिकी क्रांति, बैकग्राउंड, तात्कालिक कारण, ये सब बता दिए थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिकी क्रांति का प्रभाव या परिणाम। ठीक। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव या परिणाम। औद्योगिक क्रांति के बाद ये पहली ऐसी क्रांति थी जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी। ठीक। तो प्रभाव और परिणाम दूरगामी होंगे। पहला प्रभाव हम देखेंगे कि इसका अमेरिका पर प्रभाव क्या पड़ा, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, क्योंकि ये दो तो प्लेयर थे। ठीक। और लास्ट में भारत पर देखेंगे कि उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसी समय भारत पर ये कब्जा शुरू किए थे ब्रिटिश। ठीक। तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ा कि अमेरिका क्या हो गया, स्वतंत्र। ठीक। जब ये स्वतंत्र हुआ तो इसने सारे मजे चख रखे थे कि अगर एक हाथ में पावर होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गणतंत्र भी बनाए, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका में जो सीनेट है, उच्च सदन है, वहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या है, समान। क्यों? क्योंकि राज्यों ने ही मिल करके एक केंद्र का निर्माण किया है, तो राज्यों के पास वहां पर बहुत शक्ति है। ठीक। तो राज्यों की शक्ति का राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मताधिकार सभी को दिए गए, महिलाओं और दासों को नहीं दिए गए, ये ध्यान रखिएगा। महिलाएं, दास और संपत्ति विहीन वर्ग को नहीं था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे क्या अमेरिका में गृह युद्ध, तो ये सबसे बड़ा कारण होगा। ठीक। मताधिकार मिला लेकिन इनको नहीं मिला। और यहीं से देख लीजिए, स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मताधिकार सबको मिला था, वयस्क मताधिकार। ठीक। बात समझ में आ गई? और आज वो क्या कर रहे हैं, अपने को लोकतंत्र के मसीहा बताते हैं। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली आई। आर्थिक व्यवस्था में
पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का उदय, हर चीज बेचने पर, जो भी बिक सकती है उसको बेचा जाएगा। ये चिंतन किसका है? पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था। उनकी गोद में ये पले बढ़े हैं, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। तो पूंजीवाद के जनक हैं ये। ठीक, तो सब कुछ ये आगे क्या करेंगे? तबाही मचा करके रखेंगे, हर चीज को फायदे और नुकसान के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक, मानवाधिकार की बात की जाएगी, तो मानवाधिकार की उद्घोषणा भी होती है। ये सारे प्रभाव किस पर पड़े? अमेरिका पर। लेकिन अमेरिका ने ये जो सारे प्रभाव दिए, वो विश्व के लिए क्या थे? सारे के सारे नए विचार थे। उन नए विचारों का इम्प्लीमेंटेशन था, और इसीलिए वो अमेरिका के लिए तो स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन बाकी विश्व के लिए वो क्या है? अमेरिका क्रांति है, क्योंकि ये सारी चीजें इससे पहले नहीं थी। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अमेरिका को ये सब मिला। इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? इंग्लैंड पर प्रभाव ये पड़ा कि इन्होंने दो काम तो सबसे अच्छे तरीके से इन्होंने गांठ बांध लिया कि क्या करना है। पहला पहला काम इन्होंने ये किया। अच्छा, एक चीज और यहां पर अमेरिका में लिख लीजिए, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के कारण, यहीं पर लिख लीजिए, मुक्त व्यापार की अवधारणा शुरू हुई। व्यापार पर कहा जा रहा था कि रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो, फ्री ट्रेड चले। ठीक, तो इंग्लैंड ने सबसे पहले क्या समझ लिया कि जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले उनसे मुक्त व्यापार का संबंध बना लिया। किससे? अमेरिका से। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो कभी भी लड़ाई नहीं करते, उनको हमेशा क्या चाहिए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो पूरा होता रहे, वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, औपनिवेशिक नीति में इन्होंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया वो देखिए। जहां भी श्वेत वर्ग के लोग थे, वहां पर इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व, या ये कहिए उदारवादी व्यवस्था अपनाया। इनके और भी जगह उपनिवेश थे, तो जहां पर श्वेत लोग थे वहां पर इन्होंने उदारवादी व्यवस्था अपनाया, और जहां पर अश्वेत थे उनके ऊपर कड़ाई की, कड़ाई से शासन, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर लागू किया। और इसका एग्जाम्पल कौन है? भारत। दूसरा एग्जाम्पल कौन है? अफ्रीका। तीसरी बात जो इन्होंने इंप्लीमेंट की, इनका प्रभाव ये पड़ा कि जब एक उपनिवेश हाथ से निकला तो कनाडा पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया, और उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर अधिकार किया। तुरंत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक, कहने का ये मतलब है कि नए उपनिवेशों के निर्माण पर बल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, फ्रांस। इनका तो पूछिए मत, मैंने आपको क्या बताया?
कि जब अमेरिकी उपनिवेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो स्वाभाविक सी बात है कि मदद के लिए कई लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब कनाडा से फ्रांस ने पहले ही हाथ धो लिया था अमेरिका के चक्कर में। अब उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले जब उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की तो उसके सपोर्ट में कौन आए? फ्रांस। और फ्रांस जब इनके सपोर्ट में आए तो यहाँ का एक सैनिक है, याद रखिएगा, लफायत, सैनिक कमांडर थे ये आए और इन्होंने नज़दीक से उस स्वतंत्रता संग्राम को देखा, उनकी मांगें देखी अमेरिकी क्रांति के। और जब मांगें देखी तो उनको भी नए नए विचारों से क्या मिला? परिचय मिला। उनको भी ये लगा कि राजशाही बेकार है, जबकि लोगों का शासन, लोकतंत्र क्या है? अच्छा है। तो जब वो वापस गए, मदद तो कोई कर नहीं पाया, जब वो वापस गए तो वापस से अमेरिकी क्रांति से सीख करके फ्रांस में क्या हो गई? क्रांति हो गई। तो लफायत जैसे सेना कमांडर ने स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, नई राजनीतिक व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था मतलब राजशाही छोड़ करके लोकतंत्र, इसका विचार फ्रांस में फैलाया। और क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति का आधार तैयार हो गया इसकी वजह से। मतलब ये दूसरे की मदद करने गए थे और अपना ही घर नहीं बचा पाए। ठीक। दूसरी बात क्या हुई कि उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। कौन कौन से उपनिवेश थे? भारत से बेदरा के युद्ध के बाद ये चले गए 1770 के बाद। कनाडा से वापस चले गए। ठीक। क्यों? क्योंकि हार चुके थे। ठीक है। तो ये किस पर इफेक्ट पड़ा? फ्रांस पर। तीसरी चीज यहां पर ये भी लिख लीजिए कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हर जगह तो युद्ध कर रहे हैं, कभी कभार लास्ट में तो गौरव के लिए युद्ध किए, फालतू की बातें। ठीक। और इसकी वजह से क्या हो गया? यहां भी क्रांति हो गई। ये इफेक्ट किस पर पड़ा था? फ्रांस पर। और लास्ट इफेक्ट देखते हैं कि भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा। ध्यान से सोचिए कि रॉबर्ट क्लाइव वही हैं जो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध करके गए और बंगाल में द्वैध शासन लगा कर गए। फिर उसके बाद कौन आए? कार्नवालिस। कार्नवालिस वही हैं जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार करके आ रहे हैं। अमेरिकियों ने उनको टिकने नहीं दिया। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो जो वहाँ से सीख लिए हार से, वो यहाँ पर क्या करेंगे? उसको दोहराएंगे नहीं। वो ये नहीं चाहेंगे कि भारत भी क्या हो, उनके हाथ से निकले, या भारत भी स्वतंत्रता की मांग करे। तो भारत पर क्या हो गया? वहीं पर देखिए 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है, 1784 में क्या आ रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बना दिया गया। ठीक। शिकंजा क्या किया जा रहा है? कसा जा रहा है उपनिवेश पर। ठीक। यहीं से क्या हो जाएगा? फूट डालो और राज करो की नीति। यहीं से क्या होगा कि आधिपत्य को, मतलब निर्माण, कहने का ये मतलब है कि उपनिवेश को सुदृढ़ करने की बात आ जाएगी कि हम उसका शासन क्या करें? सुदृढ़ करें। तो यहीं पर कार्नवालिस के सुधार आएंगे। ठीक।
या ये कहिए उसके बाद सहायक संधि प्रणाली लागू करके पूर्ण कब्जा लेने की बात की जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने एक तरफ तो स्वतंत्र होकर के ब्रिटिश का एक उपनिवेश निकल गया हाथ से, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा उपनिवेश की नींव क्या कर रहे हैं, मजबूत कर दी है। क्यों? यही तो खास बात है। जो जागृत आदमी रहता है वो एक जगह गलती करके आता है तो दूसरी जगह उसको रिपीट नहीं करेगा। यही जिंदा दिमाग की क्या है, खासियत है। और ब्रिटिश ने यही काम किया कि अमेरिका में जो गलतियां उन्होंने की वो यहाँ पर आकर के उस समय तो रिपीट नहीं ही किए। आगे रिपीट किए तो उनका इंटेंशन रिपीट का नहीं था, उनका इंटेंशन अपना ही था, अपने ही लाभ का। लेकिन धीरे धीरे भी भारतीय, स्वाभाविक सी बात है कि अगर मध्य वर्ग किताबें पढ़ेगा तो वो अपने अधिकार की बात करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। ठीक। तो भारत पर क्या हुआ कि ब्रिटिश को एक उपनिवेश से तो हाथ धोना पड़ा, लेकिन दूसरे उपनिवेश की नींव उन्होंने क्या कर दी, मजबूत कर ली। ये उसके एग्जाम्पल है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, अमेरिकी क्रांति का चरित्र। अमेरिकी क्रांति का चरित्र या स्वरूप, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचर। किसी भी क्रांति का नेचर अगर देखना हो तो सबसे पहले ये देखिए कि उसको लीड कौन कर रहा है, नेतृत्वकर्ता कौन है। अगर नेतृत्वकर्ता है तो मांगे क्या हैं, आपको ये देखना है क्या मांग रहे हैं। तीसरा, उसका प्रसार कितना है, क्या सारे वर्ग उसमें उपस्थित हैं सोसाइटी के या नहीं। ठीक। भागीदारी समूह, और फिर उसका प्रभाव कहां तक है। ठीक। हमें ये चीजें देखनी है। तो अमेरिकी क्रांति के स्वरूप में चार स्वरूप बना लीजिए। पहला है मध्यवर्गीय स्वरूप, दूसरा उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप, तीसरा प्रगतिशील स्वरूप, और चौथा क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक। देखिए, जो भी पढ़ा लिखा वर्ग होगा जिसको आप मध्य वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास, वो हमेशा अवसरवादी होगा। अवसरवादी क्यों? पहली बात तो पढ़ने के लिए वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेगा। जब पढ़ लिख लेगा तो सरकार कोई क्या करेगा, सरकार में सुधार की बात करेगा, तो हमेशा अवसरवादी होता है। तो किसी भी क्रांति का नेतृत्व हमेशा वही वर्ग करेगा जो जागरूक होगा, जो जागृत होगा, जिसको ये पता होगा कि उसके फायदे नुकसान क्या हैं, जिसको ये पता होगा कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, बाकी विश्व के और देशों में क्या चल रहा है। ठीक। तो स्वरूप हमेशा, जो नेतृत्व करता होगा वो हमेशा मध्यवर्गीय होगा। तो मध्यवर्गीय स्वरूप में आपको ये ध्यान में रखना है कि मध्यवर्गीय स्वरूप में नेतृत्वकर्ता मध्य वर्ग से, मिडिल क्लास से, पहली बात।
दूसरी बात, जो इस क्रांति का नारा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये क्या बता रहा है? उसके क्रांति के मध्यवर्गीय स्वरूप को ही बता रहा है। क्योंकि टैक्स कौन दे रहा है? मिडिल क्लास। दास, महिलाएं ये सब नहीं दे रहे हैं, कृषक वर्ग नहीं दे रहे हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, औद्योगिक वर्ग हैं, वो लोग दे रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं और नेतृत्व करता, ये इन दोनों बातों से इसका स्वरूप क्या निर्धारित होता है? मध्यवर्गीय। लेकिन केवल मध्यवर्गीय तक ही सीमित नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात चल रही है, मुक्त व्यापार की बात चल रही है, रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात चल रही है, अपने अधिकारों की बात चल रही है, तब वो स्वरूप मध्यवर्गीय केवल नहीं हो सकता। वो स्वरूप कैसा होगा? प्रगतिशील और उपनिवेशवाद विरोधी। उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप क्या है? स्वतंत्रता की मांग। प्रतिनिधित्व की मांग। मुक्त व्यापार। अधिकारों की बात अपने की जा रही है। ये ये सारी बातें किसको बता रही हैं? उपनिवेशवाद विरोधी, स्वतंत्रता की बात। ठीक। प्रगतिशील स्वरूप क्या कह रहा है? प्रगतिशील स्वरूप क्या कर रहा है कि बाद में जब स्वतंत्रता मिलने की बात हो रही है, तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया जा रहा है। वोटिंग राइट्स की बात चल रही है, तो मताधिकार की बात। लेकिन मताधिकार में ध्यान रखिएगा, दासों को, महिलाओं को और संपत्ति विहीन वर्गों को कुछ नहीं मिला। ठीक। मताधिकार की बात चल रही है। प्रगतिशील स्वरूप में क्या लिखेंगे? मुक्त व्यापार की बात चल रही है। प्रगतिशील स्वरूप में और क्या लिखेंगे? मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। और क्या लिखेंगे? राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात चल रही है। सभी राज्यों को बराबर वोटिंग राइट्स मिले हैं। ठीक। सभी को बराबर सीटें मिली हैं उच्च सदन में, सीनेट में। राज्य ही मिल करके केंद्र को बनाए हैं, तो राज्य वहां पर ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसी वजह से अमेरिका को क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक। प्रगतिशील स्वरूप में और लिख लीजिएगा, गणतंत्र, लोकतंत्र की बात की जा रही है। ठीक। क्रांति एवं स्वतंत्रता के रूप में तो इन्होंने क्या किया? इनके कारण यूरोप के अन्य देशों में क्रांति फैली, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रांस। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना आई, जर्मनी यूनिफाइड हो रहा है, इटली यूनिफाइड हो रहा है। ठीक। तो क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इन्होंने क्या किया? बाकी विश्व को एक दिशा दी। ठीक। उत्तेजित किया कि जब ब्रिटिश से अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है, तो बाकी लोग भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं। ठीक। तो ये सारा जो नेचर है, स्वरूप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक। इन सब का परिणाम क्या हुआ? जो अमेरिका आज आप देख रहे हैं, वो अमेरिका परिणत हुआ, भौतिक रूप में सामने आया। और पूंजीवाद की वजह से पूरे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में हलचल मचा करके रख दी। मानवता नाम की कोई चीज नहीं बच रही थी। ठीक। हर चीज को किससे देखा जा रहा था? डिमांड एंड सप्लाई से, लॉस एंड प्रॉफिट से। और यहाँ तक कि आज भी देख लीजिए, ये जो युद्ध हो रहे हैं वो क्या है?
इंटरेस्ट ही तो है। युद्ध के लिए हथियार कौन देगा? विकसित देश। विकासशील देश जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, वो युद्ध में हथियार क्यों बनाएंगे? अपने यहाँ इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे? खाने को ही नहीं है तो इंडस्ट्री की बात कहाँ से करेंगे? तो हथियार किसके बिक रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज के। ये क्या है? पूंजीवाद का कमाल है। संपत्ति क्या हो गई? केंद्र में। मानव क्या हो गया? केंद्र में। जो भी चीज बिक सकती है सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ। ठीक। ऑब्जेक्ट से लेकर के विचार बेचे जा रहे हैं। ठीक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात चल रही है। नए नए साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। उपन्यास की बात चल रही है, पोएम की बात चल रही है, पॉप सॉन्ग की बात चल रही है। ये सब क्या है? पूंजीवाद की ही देन है। और उसकी भी जड़ में कौन है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक ऐसी क्रांति जो कि राजनीतिक ना हो करके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में उसने परिवर्तन ला करके रख दिया। ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नए अगले टॉपिक की बात करेंगे और वो होगा क्या? अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वार। ठीक। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है। ठीक। धन्यवाद।